नमस्कार दोस्तों, स्वागत है चैनल के साथ आपके सामने मोदी खबर चलिए। सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की ओर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद चुनाव से पहले मैनिफेस्टो जारी कर दिया गया है। बताएंगे आपको कौन कौन से मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी की ओर से बड़े वादे किए गए हैं। बताएंगे छात्रों के लोन माफी से लेकर कौन कौन सी बड़ी योजनाएं गिनवाई गई है दोस्तों, जिसके कारण बीजेपी के लोगों में जबरदस्त तरीके की छटपटाहट देखने को मिल रही है। बताएंगे क्या है बड़ा कारण और क्या इंडिया गठबंधन के लोगों को टक्कर नहीं दे पा रही सत्ताधारी दल, तो उनके नामांकन को रद्द कराया जा रहा है। बताएंगे कैसी ही अपडेट सामने आई है दोस्तों। इसी के साथ में लालू यादव ने बिहार के अंदर कर दिया एक बड़ा खेला, एक बड़े पिछड़े नेता को पार्टी में शामिल कराया गया है दोस्तों। इसके तुरंत बाद 2-3 घंटों के अंदर ही बताएंगे आपको कहां पर लालू यादव के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है। इसी के साथ में एक कट्टरवादी संगठन ने दिया था कांग्रेस पार्टी को समर्थन, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने समर्थन पर मारी है लात। बताएंगे क्या है बड़ा कारण और भारतीय जनता पार्टी के मुद्दा बनाने से पहले ही दिया गया है तगड़ा झटका दोस्तों। एक एक करके चलेंगे लोकसभा चुनाव 2024 से जुड़ी फटाफट सारी बड़ी खबरों की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने एक अच्छा मैनिफेस्टो बनाया है और आपको इन मैनिफेस्टो के अंदर कौन सी बातें अच्छी लगी है, अपनी राय जरूर लिखा बताएगा दोस्तों। अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को भी जल्द से जल्द 2019 में उनके द्वारा किए गए वादों की लिस्ट जारी करनी चाहिए कि कौन कौन से वादे उन्होंने पूरे किए हैं, तो अपनी राय जरूर लिखा बताएगा। क्योंकि 2 करोड़ नौकरियों से लेकर इन्फ्लेशन और किसानों की आमदनी दुगनी करने को लेकर भाजपा सवालों में है। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर राहुल गांधी ने पार्टी का मैनिफेस्टो जारी करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान मीडिया ने उनसे कई सारे सवाल पूछे। एक सवाल पूछा गया कि अगर जीते तो आपके गठबंधन की ओर से अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। इस पर राहुल गांधी की ओर से जवाब देते हुए कहा गया कि हम लोगों ने चुनावी घोषणा पत्र को लॉन्च कर दिया है। भारत एक वैचारिक चुनाव लड़ने जा रहा है। इंडिया गठबंधन के प्रधानमंत्री उम्मीदवार पर चुनाव के बाद फैसला लिया जाएगा। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी के नेता जनता से लगातार तीसरे कार्यकाल की मांग कर रहे हैं, तो विपक्षी गठबंधन अभी तक देश के शीर्ष पद पर अपने चेहरे के साथ सामने नहीं आई है, क्योंकि गठबंधन का मानना है कि मोदी के सामने मुद्दे हमारे चुनौती पेश करेंगे। अगर आप भी मानते हैं कि बिल्कुल सही स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ा जा रहा है, तो अपनी राय जरूर लिखा। राहुल गांधी ने आगे कहा कि साल 2004 में इंडिया साइनिंग का नारा प्रचारित किया गया था। याद रखें उस अभियान में किस पार्टी को जीत मिली थी। 2004 के लोकसभा चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार का इंडिया साइनिंग का नारा बुरी तरीके से फेल हुआ था। उस समय कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। साथ साथ दोस्तों चुनाव से पहले क्या इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को जानबूझकर साइडलाइन करने की कोशिश की जा रही है। मध्य प्रदेश के अंदर गठबंधन को एक तगड़ा झटका लगा है। खजुराहो की सीट से कांग्रेस पार्टी ने इस बार समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को मैदान में उतारने का वादा किया था और इसके बाद समाजवादी पार्टी को मौका दिया गया कि आप लोग अपना उम्मीदवार उतारिए। समाजवादी पार्टी ने यहां से मीरा यादव को चुनाव लड़ाने का फैसला लिया, लेकिन नामांकन फॉर्म पर हस्ताक्षर नहीं करने के मामले और पुरानी नामावली के चलते पन्ना जिले निर्वाचन अधिकारी सुरेश कुमार ने मीरा यादव का नामांकन रद्द कर दिया है। अब खजुराहो में सिर्फ बीजेपी प्रत्याशी वीडी शर्मा ही अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। सीट समझौते के तहत कांग्रेस पार्टी ने खजुराहो सीट समाजवादी पार्टी को दे दी थी। लोकसभा चुनाव में मतदान से पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लिए यह सबसे तगड़ा झटका है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का नामांकन निरस्त होने को लेकर राजनीतिक बयान देखने को मिला है दोस्तों। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने कहा कि खजुराहो सीट से इंडिया गठबंधन की सपा प्रत्याशी मीरा यादव का नामांकन निरस्त करना सरेआम लोकतंत्र की हत्या है। कहा जा रहा है कि हस्ताक्षर नहीं थे तो फिर देखने वाले अधिकारी ने फॉर्म लिया ही क्यों था। ये सब बहाने हैं। हार चुकी बीजेपी की हताशा है जो न्यायालय के कैमरे के सामने हल कर सकता है। वो फॉर्म मिलने के बाद पीठ पीछे क्या क्या साजिश रचते होंगे। बीजेपी बात में ही नहीं बल्कि काम में भी झूठी है और समस्त प्रशासनिक तंत्र को भ्रष्ट बनाने में भी दोषी है। इस घटना में भी न्यायिक जांच होनी चाहिए। किसी का पर्चा निरस्त करना लोकतंत्र में अपराध है, लोकतांत्रिक अपराध है। अखिलेश यादव की ओर से उठाए गए सवाल पर आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, क्योंकि ये एक तरफा चुनाव जीतने जैसी स्थिति बना दी गई है। साथ साथ जितेंद्र पटवारी यानी जीतू पटवारी जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश के, उन्होंने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी का समर्थन करते हुए कहा कि नामांकन निरस्त नहीं हुआ, नामांकन को निरस्त किया गया है। खजुराहो लोकसभा सीट से इंडिया अलायंस की प्रत्याशी मीरा यादव का नामांकन निरस्त करना लोकतंत्र की हत्या है। इसके लिए मध्य प्रदेश बीजेपी ही जिम्मेदार और पूरी तरीके से जवाबदेह है। आश्चर्य का विषय यह है कि हस्ताक्षर नहीं थे तो फिर जांच अधिकारी ने फॉर्म कैसे ले लिया। जो बीजेपी कैमरे के सामने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में जीत को हार बता सकती है, उसके लिए नामांकन फॉर्म में खेल करना बाएं हाथ का खेल है। दरअसल ईमानदारी और पारदर्शी चुनाव व्यवस्था से बीजेपी का भरोसा उठ गया है। इसलिए देश लोकतंत्र और संविधान की अवमानना का सबसे गंभीर दौर देख रहा है। खजुराहो का घटनाक्रम इसी तानाशाही का हिस्सा है। इससे पहले कि भाजपा में प्रजातंत्र की मौलिक परिभाषा ही बदल दी जाए, इस घटना की त्वरित यानी तेजी से और परिणामदायक उच्च स्तरीय न्यायिक जांच होनी चाहिए। पर्चा निरस्त करने का लोकतांत्रिक अपराध करने वालों को तत्काल दंडित भी होना चाहिए। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। इसी के साथ में बिहार के अंदर आरजेडी ने एक बड़ा खेला करते हुए पिछड़े समाज से आने वाले ईबीसी समाज से आने वाले मुकेश सहनी को इंडिया अलायंस का हिस्सा बनाया है, जिसके कारण उनको 3 सीटें भी मिली है। उनकी पार्टी वीआईपी पार्टी इंडिया गठबंधन में मिलकर चुनाव लड़ेगी दोस्तों। तेजस्वी यादव के साथ उन्होंने गठबंधन का ऐलान किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह जानकारी दी गई है। लालू यादव से 2 घंटे मुलाकात की गई थी और ऐसे में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव के खिलाफ मध्य प्रदेश के ग्वालियर के एमपी एमएलए कोर्ट ने गिरफ्तारी का वारंट अचानक से जारी कर दिया है। 3-4 घंटे के बाद ये जो खबर सामने आई है, ये संदेह उत्पन्न करने वाला पूरा मामला है दोस्तों। क्या ये
क्रोनोलॉजी के हिसाब से हुआ है, क्योंकि बिहार में इंडिया गठबंधन मजबूत हुई है तो क्या गिरफ्तारी वारंट उसी संदर्भ में आया है? ये बड़ा सवाल है। विपक्ष की ओर से कई और बड़े सवाल खड़े किए गए हैं दोस्तों। साथ साथ भारत के सबसे पॉपुलर साइकोलॉजिस्ट यानी चुनाव को लेकर आंकड़ों में बात करने वाले योगेंद्र यादव ने एक बड़ी जानकारी दी है। सोशियोलॉजिस्ट और साथ साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट के साथ साथ साइकोलॉजिस्ट भी हैं जो जानते हैं कि देश की नब्ज क्या है। स्वराज इंडिया पार्टी के संस्थापक योगेंद्र यादव ने एक ऑब्जर्वेशन दिया है दोस्तों। उन्होंने कहा है कि पिछले 10 साल में पहली बार ऐसा हुआ है जब देश के अंदर भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी सामने आने के बाद अब गांव के अंदर भी भ्रष्टाचार को लेकर चर्चाएं चल रही है। अब विपक्ष के लोगों को करना यह है कि अगले 1 महीने तक लोगों तक पहुंचना है, उन्हें इस पूरे मुद्दे के बारे में एजुकेट करना है, समझाना है कि ये पूरा मामला क्या है। अगर ऐसा करने में सफल हो पाएंगे तो ही जनता उनके पक्ष में अपना निर्णय सुनाएगी, यानी एक साथ मिलकर कैंपेन चलाना पड़ेगा। साथ साथ तेजस्वी यादव बोले कहा हमारी पार्टी ने फैसला किया है कि हम अपने कोटे के 3 सीटें मुकेश सहनी को देंगे। मुकेश सहनी 3 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, गोपालगंज, झंझारपुर और मोतिहारी। मुकेश सहनी ने कहा कि उनका सम्मान नहीं किया गया और एनडीए गठबंधन से उनको बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं मिला, जिसके बाद उन्हें यह कदम उठाना पड़ा है और इसके बाद उन्होंने इंडिया गठबंधन को मजबूत करने का दावा किया है। जो भी जानकारी बिहार को लेकर आती रहेगी आगे आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने जो मैनिफेस्टो जारी किया है दोस्तों, इंटरनेशनल स्तर को लेकर भी कांग्रेस पार्टी ने कई सारे बड़े वादे किए हैं। चाइना को लेकर कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि हमारी जितनी भी पॉलिसी चाइना को लेकर सरकार बनने के बाद बनेगी, सारे के सारे बॉर्डर के आधार पर बनेंगे। अगर बॉर्डर पर शांति होगी तो ही चाइना के साथ अच्छी पॉलिसी होगी। अगर बॉर्डर पर कोई दिक्कत चाइना खड़ा करने की कोशिश करेगा तो पॉलिसी भी उसी हिसाब से डिजाइन किया जाएगा, यानी बॉर्डर पर शांति के आधार पर निर्णय लिए जाएंगे, जबकि ऐसा अभी नहीं हो पा रहा है दोस्तों। चाइना और भारत के संबंध लगातार कई बार खराब देखने को मिलते हैं। बॉर्डर इलाकों पर चाइना की नजर लगातार बनी हुई है। भारत के इलाकों के नाम बदले जाते हैं, इसके बावजूद चाइना और भारत के बीच में लगातार व्यापार बढ़ता जा रहा है। इससे चाइना बिल्कुल भी डरता नहीं है, दहशत में नहीं आता है। अगर आप भी मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी की ओर से जो मैनिफेस्टो में यह वादा किया गया है यही सही तरीका है चाइना से डील करने का, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ दोस्तों नेपाल और भूटान के साथ जो स्पेशल संबंध है भारत के, उसको और ज्यादा मजबूत किया जाएगा। बांग्लादेश की बात करें तो भारत के संबंधों को इसमें भी मजबूत किया जाएगा। श्रीलंका को लेकर जो तमिल मामला चल रहा है उसको भी सॉल्व किया जाएगा और मालदीव को लेकर जो हाल फिलहाल के 3-4 महीने में रिश्ते खराब हुए उनको फिर से सही किया जाएगा और मालदीव के अंदर राजनीतिक और मानवता के सारे अधिकारों को सुनिश्चित करने की कोशिश की जाएगी। और पाकिस्तान के साथ संबंध को लेकर कांग्रेस पार्टी ने मैनिफेस्टो में स्पष्ट कर दिया है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, कांग्रेस पार्टी शासन में आएगी, तो पाकिस्तान के साथ जो रिलेशन होंगे वो इस बात पर बेस्ड होगा कि हमारे देश के अंदर क्रॉस बॉर्डर अटैक ना हो। यानी अगर पाकिस्तान ने भारत के अंदर अपने आतंकवादियों को भेजकर हमला कराने की कोशिश की है तो उसी तरीके से पाकिस्तान से डील किया जाएगा। ये बात स्पष्ट तौर पर कर दी गई है दोस्तों। मनमोहन सिंह सरकार जो पहले निर्णय ले रही है, अगर आप भी मानते हैं कि एकदम सही फॉरेन पॉलिसी का वादा किया जा रहा है तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे थे कि देश के किसानों की आमदनी को 2022 तक डबल कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा होना तो दूर की बात। भारतीय जनता पार्टी के नेता के संपत्ति में 30 गुना का इजाफा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने एक युवा नेता तेजस्वी सूर्या को पिछली बार कर्नाटक से मैदान में उतारा था दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी के नेता किसानों की आमदनी दोगुनी करने का वादा कर रहे थे। 2019 में बीजेपी के नेता तेजस्वी सूर्या ने कहा था कि उनके पास 13,46,000 की संपत्ति है जब 2019 में उन्होंने नॉमिनेशन भरा था, लेकिन अब जो नॉमिनेशन भरा है इसमें संपत्ति बढ़कर 4 करोड़ 10 लाख से ऊपर हो गई है दोस्तों, यानी लगभग 30% का इजाफा हुआ है। यही बड़ा कारण है। क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता इसीलिए बोलते हैं कि उन्होंने देश की आमदनी को बढ़ाया है? क्या बीजेपी के नेता इस बात को मानकर चल रहे हैं कि उनकी आमदनी बढ़ गई है तो देश की आमदनी भी बढ़ गई होगी? हालांकि दोस्तों इसे आमदनी बढ़ना नहीं कहते। 30 गुना बढ़ना पैसा इतना आसान नहीं है, ये एकदम जादू हुआ है। राहुल गांधी की भाषा में बोले तो कोई ना कोई जादू हुआ है जो अचानक से संपत्ति बढ़ गई है, जैसा कि राहुल गांधी अडानी के मामले को लेकर बोलते हैं। साथ साथ 400 छोड़ो बीजेपी 180 पार नहीं कर पाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने यह दावा किया है। क्या आप इस बात का समर्थन करते हैं या आप लोग की कोई और राय है तो भी लिखकर जरूर बताकर चलते हैं। एक और बड़ी जानकारी की तरफ दोस्तों, जहां पर इलेक्टोरल बॉन्ड सामने आने के बाद भारतीय जनता पार्टी पर कई सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा देश में बनता जा रहा है। क्या चंदा लेकर देश में बड़े बड़े सरकारी प्रोजेक्ट बांटे गए हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों। और सोशल मीडिया पर एक कैंपेन किया जा रहा है। इस कैंपेन का नाम है पे पीएम, यानी कर्नाटक में जो कैंपेन चला था पे सीएम नाम का, उसी पर आधारित इस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी सामने आने के बाद पे पीएम कैंपेन चल रहा है। बड़ी बात यह है कि लगभग 74,000 के आसपास इस पूरे कैंपेन में ट्वीट हुए हैं दोस्तों। ये लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। क्या ये कैंपेन और ज्यादा आगे बढ़ने वाला है? जो भी जानकारी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। साथ साथ मोदी सरकार के मंत्री ने इस बात को स्वीकार किया है कि भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी में आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने टिप्पणी करते हुए मीडिया में कहा कि जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप है उनके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं और जेल के दरवाजे भी खुले हैं। जिधर जाना चाहते हैं जा सकते हैं। यानी दोस्तों स्पष्ट तौर पर ये बातें कहने का प्रयास कर रहे हैं कि या तो जेल जाओ या हमारी पार्टी में आ जाओ, जैसा कि बीजेपी के लोग पहले स्वीकार करने को तैयार नहीं थे, लेकिन अब उनके ही सरकार के मंत्री खुलेआम ये बातें कर रहे हैं कि या तो हमारे दरवाजे खुले हैं यहाँ आ जाओ या फिर जेल चले जाओ, वहां के दरवाजे भी खुले हुए हैं। तो क्या बीजेपी जेल जाने से बचाने की जगह बन गई है? क्या बीजेपी भ्रष्टाचारियों को बचाने की एक ऐसी जगह बन गई है? क्या मंत्री भी खुलेआम इस बात को बेशर्मी के साथ स्वीकार कर रहे हैं? लोगों तक लगातार ये वीडियो शेयर करते रहिए ताकि सभी तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे कि देश के अंदर कैसे लोकतंत्र के मौलिक सिद्धांतों का भी उल्लंघन किया जा रहा है। खुलकर मंत्री इस तरीके की बातें कर रहे हैं। साथ साथ लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के नेता कन्हैया कुमार को लेकर काफी चर्चाएं चल रही थी। दावा किया जाता है कि उनको
बिहार के भागलपुर या फिर पुरानी सीट बेगूसराय से मैदान में उतारा जा सकता है, लेकिन आरजेडी ने बेगूसराय की सीट सीपीआई को दे दी है। इसके बाद कांग्रेस पार्टी के पास एक ही विकल्प बचता है कि कन्हैया कुमार को दिल्ली से मैदान में उतारा जाए, और जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार ये बात लगभग तय हो गई है कि उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी के सामने कन्हैया कुमार मैदान में उतरेंगे, और ये काफी दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो के अंदर एक और ऐसा वादा किया है जो जनता तक पहुंच रहा है। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने जो वादा किया उसके अनुसार 9वीं से लेकर 12वीं तक बच्चों को मोबाइल फोन दिया जाएगा ताकि वो डिजिटल जमाने में पिछड़ ना जाए। दरअसल दोस्तों, इस तरीके की कई सारी रिपोर्ट सामने आती है कि गरीब बच्चे डिजिटल एजुकेशन की वजह से पिछड़ते जा रहे हैं क्योंकि उनके पास फोन नहीं है डिजिटल एजुकेशन लेने के लिए। शायद यही बड़ा कारण है कि कांग्रेस पार्टी डिजिटल डिवाइड को खत्म करना चाहती है और देश के गरीबों तक, देश के छात्रों तक जो 9वीं में है उन्हें एजुकेशन पहुंचाने के लिए मोबाइल फोन पहुंचवाना चाहती है। अगर आप भी मानते हैं कि एकदम सही वादा किया जा रहा है तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों, इसी के साथ में स्पोर्ट स्कॉलरशिप को लेकर भी कांग्रेस पार्टी ने जानकारी दी है कि जो स्पोर्ट के स्टूडेंट है उनको 10,000 रुपए प्रति महीने स्कॉलरशिप के रूप में दी जाएगी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरीके से भारत के स्पोर्ट के पूरे सिस्टम से छेड़खानी करने की कोशिश की है, राजनीतिक दखल देने का प्रयास किया गया है, काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि स्पोर्ट्स की जो बॉडी होती है जो स्पोर्ट्स को पूरी तरीके से लीड करती है उनको ऑटोनोमस होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते मैनिफेस्टो में WFI के मामले को लेकर भी टिप्पणी की गई है। बताया गया है कि पूरे देश के अंदर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार को लेकर महिलाएं विरोध कर रही थी, देश के पहलवान विरोध कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद राजनीतिक तौर पर एक उदासीनता देखी गई। देश के स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने की जगह बैकवर्ड किया गया, जो अच्छी बात नहीं है। साथ दोस्तों, लद्दाख में इंटरनेट स्पीड कम करने का आदेश, प्रशासन ने स्पीड कम करने को लेकर यह जानकारी जारी की है। 7 अप्रैल को लद्दाख में केंद्र सरकार के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन होने वाला है। आपको बता दें कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख की ओर से यह जानकारी देते हुए टेलीकॉम सर्विसेज एक्ट का इस्तेमाल किया गया है। 3G 4G 5G और पब्लिक वाईफाई की फैसिलिटी में और मोबाइल डेटा की जितनी भी चीजें उन सभी को स्पीड कम करने के लिए कहा गया है। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के नाम पर यह आदेश जारी किए गए हैं। दरअसल दोस्तों, एक बड़ा प्रोटेस्ट 7 अप्रैल को होने वाला है और 8 तारीख को स्थानीय लोग लद्दाख के उन इलाकों के अंदर पदयात्रा करेंगे जहां पर दावा किया गया है कि चीन ने भारत की जमीन को कब्जा लिया है। शायद यही बड़ा कारण है कि किरकिरी से बचने के लिए कोशिश की जा रही है। आप लोग की जो भी राय हो लिखिए जरूर। साथ दोस्तों, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार को सुप्रीम कोर्ट से एक और गुड न्यूज मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के प्रधान सचिव वित्त से जल आपूर्ति से संबंधित इकाई को भुगतान करने के लिए जरूरी धनराशि जारी करने को कहा है। सबसे बड़ी अदालत ने दिल्ली जल बोर्ड को नोटिस भी जारी किया है। इस मामले की अगली सुनवाई 10 अप्रैल को होगी। केजरीवाल सरकार ने यह कहते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था कि अधिकारी विधानसभा की मंजूरी के बावजूद दिल्ली जल बोर्ड के लिए आवंटित धनराशि को नहीं दे रहे हैं, पैसा रोका जा रहा है, लोगों को दिक्कतें करने की कोशिश की जा रही है ताकि लोग भारतीय जनता पार्टी के बहकावे में आ जाए कि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी उनके हित के लिए काम नहीं कर पाएगी। और एक तरीके से दोस्तों, फ्री बिजली और पानी की जो स्कीम है उसे रोकने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी को बड़ी राहत कोर्ट से मिली है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ ब्रजेश पाठक के संग ओपी राजभर के बेटे का वीडियो वायरल होने के बाद अखिलेश यादव ने जमकर खरी खोटी सुनाई है। राजभर ने कहा कि देखिए, अखिलेश जी ना समझी का परिचय दे रहे हैं। अरविंद राजभर के बढ़ती लोकप्रियता और जन समर्थन से विपक्ष के लोग घबराए हुए हैं। जनता के बीच नेता उनसे आशीर्वाद नहीं लेगा, सहयोग नहीं लेगा तो फिर क्या लेगा। अब आशीर्वाद लेने को लेकर उन लोगों को लग रहा है कि लोग विरोध कर रहे हैं, जबकि आपस की लड़ाई में खुद देख ले कि वो कितनी सीटें बदल चुके हैं। कुल मिलाकर दोस्तों, अखिलेश यादव ने वीडियो पर निशाना साधते हुए कहा था, यह है बीजेपी के प्रभुत्ववादी लोगों का अहंकार जो अपने साथी दल के नेताओं को दंडवत होकर माफी मांगने के लिए विवश कर रहे हैं। ये अपमान की पराकाष्ठा है। बीजेपी के संपूर्ण दल को इस कुकृत और सामूहिक दंडवत के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। भाजपा ने एक व्यक्ति का नहीं पूरे समाज का अपमान किया है जिस समाज से वो आते हैं। राजभर समाज इस अपमान का विरोध में बीजेपी के खिलाफ वोट डालेंगे, बीजेपी की सामंती सोच को जड़ से उखाड़ कर फेंकेगा। दरअसल दोस्तों, सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या वो राजभर समाज से आते हैं, इसीलिए उनको झुककर इस तरीके से प्रणाम करने के लिए कहा जा रहा है। सोशल मीडिया पर कई सारी टिप्पणियां सामने आई है। कई लोगों ने कहा कि यह मनुवाद को बढ़ाने के लिए करवाया जा रहा है। ओपी राजभर हालांकि भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस में है, गठबंधन में है, तो एकदम चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं। अखिलेश यादव ने ये एक बड़ा मुद्दा उठाया है, सामंती सोच के कारण इस तरीके की हरकतें कराई गई है। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ दोस्तों, आंध्र प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने 6 कैंडिडेट में से 5 ऐसे उतारे हैं जो किसी और पार्टी से बीजेपी में आया है, यानी 83% ऐसे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी में दूसरी पार्टी से आकर चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी के पास अपना स्वयं का कैंडिडेट ही नहीं है। असम की बात करें तो 11 में से 5 ऐसे व्यक्ति हैं जो दूसरी पार्टी से आकर भाजपा से लड़ रहे हैं। बिहार में 17 में से 3 ऐसे व्यक्ति हैं जो दूसरी पार्टी से आए हैं। छत्तीसगढ़ में 11 में से 2 और दादर और नागर हवेली के अंदर 2 में से 1 बीजेपी का कैंडिडेट दूसरी पार्टी से आया हुआ है। दिल्ली में 7 में से 2 बीजेपी कैंडिडेट बाहर से आया हुआ है। गुजरात में 26 में से 3 और हरियाणा में 10 में से 6 कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी पार्टी का बुलाकर मैदान में उतारा है। झारखंड में 14 में से 6 उम्मीदवार बीजेपी के दूसरी पार्टी के हैं। इसी तरीके से दोस्तों, केरला के अंदर भी 16 में से 2, महाराष्ट्र के अंदर 24 में से 7 और मध्य प्रदेश में 29 में से 3। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी दूसरे पार्टी के लोगों को बुला बुलाकर चुनाव लड़वा रही है। पूरे देश भर के अंदर भारतीय जनता पार्टी लगभग 1/3 दूसरे पार्टी के उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। यानी आप समझ सकते हैं कि भाजपा कहती है कि कांग्रेस पार्टी मुक्त देश बनाएंगे, लेकिन ज्यादातर कांग्रेस पार्टी के लोगों को चुनाव लड़वा रही है। भाजपा ही कांग्रेस युक्त हो चुकी है। साथ
साथ साथ दोस्तों विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी की घटक शिवसेना यूबीटी ने यह दावा किया है कि मौजूदा शिवसेना सांसदों को फिर से मौका नहीं देने के पीछे बीजेपी आलाकमान का हाथ है। भारतीय जनता पार्टी क्या शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट को पूरी तरीके से समाप्त करने की कोशिश कर रही है। शिवसेना ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया है कि उसने महाराष्ट्र के कई हिस्सों से धनुष बाण चुनाव चिन्ह को गायब कर दिया है, क्योंकि बीजेपी ने उन सीटों पर भी दावा करना शुरू कर दिया है जिन पर पहले अविभाजित शिवसेना ने चुनाव लड़ा था। पार्टी के मुखपत्र सामना के संपादकीय में शुक्रवार को उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना यूबीटी ने कहा कि अविभाजित शिवसेना महाराष्ट्र के 48 सीटों में से 23 पर चुनाव चिन्ह धनुष बाण पर चुनाव लड़ा करती थी। मौजूदा स्थिति में ये सीटें लगातार कम की जा रही है और हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से शिवसेना को 23 सीटों से अलग कर दे। यानी दोस्तों शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं पर भारत के अंदर टेक्निकल एजुकेशन लेने के लिए बड़ी संख्या में पैसे खर्च करने पड़ते हैं। दोस्तों लोगों को काफी ज्यादा समस्या होती है। छात्रों ने कई सारे बड़े बड़े लोन लिए होते हैं, जिसके कारण छात्रों पर काफी दबाव रहता है रोजगार लेने के लिए, जॉब लेने के लिए। इसके बाद कई सारी और भी चीजें सामने आती है। कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में एक बड़ा वादा किया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनने के बाद, क्योंकि देश भर के अंदर जबरदस्त तरीके का अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा, वो अपने लोन नहीं दे पा रहे, इंटरेस्ट पे नहीं कर पा रहे। इसीलिए कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के बाद 15 मार्च 2024 तक जितने भी एजुकेशन लोन है उन सभी को राइट ऑफ कर दिया जाएगा। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। इसी के साथ में यूपी मदरसा एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला दिया है जिससे 17 लाख छात्रों को बड़ी राहत मिली है। 2004 के कानून के तहत चलती रहेगी पढ़ाई। आपको बता दें दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के अंदर मदरसा एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के द्वारा यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया था। उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट को रद्द करने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है। मदरसा बोर्ड की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हाईकोर्ट का अधिकार नहीं बनता कि इस एक्ट को रद्द करे। 17 लाख छात्र इस फैसले से प्रभावित हुए हैं। वहीं पर करीब 25,000 मदरसे प्रभावित हुए हैं। ये लगभग 125 साल पुराने हैं। 1908 से मदरसा रजिस्टर्ड हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने मदरसा एक्ट के प्रावधानों को समझने में भूल की है। हाईकोर्ट का यह मानना है कि यह एक्ट धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों के खिलाफ है, गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र, यूपी सरकार और यूपी मदरसा एजुकेशन बोर्ड को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने यूपी और केंद्र सरकार को 31 मई तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। एक तरीके से देखें दोस्तों तो बड़ी राहत मिली है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। इसी के साथ में राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, कहा प्रधानमंत्री मोदी ने पॉलिटिकल फंडिंग को एक तरफा बना दिया है। ईडी, सीबीआई और आईटी का इस्तेमाल किया गया है। अगर इन चीजों का इस्तेमाल नहीं किया जाता तो हो सकता है सबको बराबर पैसे मिलते, लेकिन ये इलेक्टोरल बॉन्ड इसलिए गलत है क्योंकि बॉन्ड तो आया है लेकिन दबाव में कई सारे बॉन्ड दिए गए हैं। ईडी, सीबीआई और आईटी का इस्तेमाल किया गया है। आप लोगों की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएं, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सबसे बड़ा सवाल यह है कि यहाँ पर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। जिसके पास शासन है, प्रशासन है, वह शक्तियों का गलत इस्तेमाल करते हुए विपक्ष को परेशान कर सकता है। साथ ही साथ जिससे फंडिंग लेनी हो उसके यहाँ छापेमारी भी की जा सकती है। कई सारे क्रोनोलॉजी समझाए जाने लगे हैं। साथ साथ भीमा कोरेगांव केस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने प्रोफेसर सोमा सेन को जमानत दे दी है। जून 2008 से जेल में बंद थी, लेकिन अचानक से अब बड़ी राहत मिली है। दोस्तों कुल मिलाकर कई दिनों से जेल में बंद होने को लेकर कई सारे सवाल खड़े किए गए थे। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और ऑस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने जमानत की शर्तों में कहा कि प्रोफेसर सेन विशेष अदालत की अनुमति के बिना महाराष्ट्र नहीं छोड़ेंगी। आप लोग अपनी राय जरूर लिखा बताएगा दोस्तों। साथ साथ एनसीईआरटी की किताबों में बाबरी मस्जिद गुजरात दंगे के संदर्भ में संशोधन किया गया है। मणिपुर को लेकर भी बदलाव किए गए हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी ने अपने पाठ्यक्रमों में बदलाव करते हुए अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराए जाने, गुजरात दंगों में मुसलमानों के मारे जाने और मणिपुर के भारत में विलय के संदर्भ में संशोधन किया है। एनसीईआरटी ने हालांकि संशोधन गए संदर्भों पर कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि बदलाव नियमित अद्यतनीकरण के कारण किया गया है। इसमें कोई खास बड़े बदलाव नहीं किए गए हैं। कुल मिलाकर दोस्तों कई सारे सवाल है जिसका जवाब अभी एनसीईआरटी को देना है। कक्षा 11 की पाठ्य पुस्तक में धर्मनिरपेक्षता से जुड़े अध्याय 8 में पूर्व में कहा गया था कि 2002 में गुजरात में गोधरा कांड के बाद हुए दंगे में 1000 से अधिक लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर मुस्लिम थे। संशोधन के बाद इस वाक्य में लिखा गया है कि 2002 में गुजरात के गोधरा कांड के बाद हुए दंगे के दौरान 1000 से अधिक लोग मारे गए। बदलाव के पीछे एनसीईआरटी का तर्क यह है कि किसी भी दंगे में सभी समुदाय के लोगों का नुकसान होता है। यह सिर्फ एक समुदाय नहीं हो सकता। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के मुद्दे पर पहले ही पाठ्य पुस्तक में कहा गया था। भारत का दावा है कि यह क्षेत्र अवैध कब्जे में है। पाकिस्तान इस क्षेत्र को आजाद पाकिस्तान के रूप में वर्णित करता है। बदले गए संस्करण में लिखा गया है कि भारतीय क्षेत्र है जो पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है तथा इसे पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और कश्मीर कहा जाता है। आप लोग अपनी राय जरूर लिख बताएगा दोस्तों। साथ साथ अपने आप को मेन स्ट्रीम मीडिया बताने वाले कई सारे न्यूज चैनल लगातार ओपिनियन पोल कर रहे हैं। ताजा जानकारी ये सामने आ रही है कि टाइम्स नाउ की ओर से एक सर्वे कराया गया है दोस्तों। इसमें सर्वे में तेलंगाना की सीटों को लेकर जानकारी देते बताया गया है कि कांग्रेस पार्टी 8 से 10 सीटें जीत सकती है। भारतीय जनता पार्टी 4 से 6 सीटें जीत सकती है। बीआरएस पार्टी को 1 से 3 सीटें मिल सकती है। लेकिन इस दौरान जो बातें लिखी गई है, जो टर्म्स लिखे गए, उसमें लिखा गया है कि एआईएमआईएम को 0 सीट या फिर 2 सीटें मिल सकती है। यानी एआईएमआईएम जो मात्र हैदराबाद की सीट पर चुनाव लड़ रही है उसे लेकर दावा किया जा रहा है कि 2 सीटें भी जीत सकती है। सवाल सबसे बड़ा यह है कि जब वो लड़ी 1 सीट पर रहे तो 2 सीट कैसे जीत सकते हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है दोस्तों।
दोस्तों इस तरीके का मिस्टेक बड़े मीडिया चैनलों में हो रहे हैं, तो क्या ये माना जाए कि ये सर्वे घर में बैठकर बनाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए? साथ साथ छिंदवाड़ा में अपने बेटे नकुलनाथ के प्रचार के लिए पहुंचे कमलनाथ बोले, कहा छिंदवाड़ा मेरे लिए निर्वाचन क्षेत्र नहीं मेरी जिंदगी है, मैंने अपनी जवानी छिंदवाड़ा के लिए समर्पित कर दी। आज मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपकी आखिरी सांस तक छिंदवाड़ा के लिए काम करता रहूंगा। आगे के रास्ता हम मिलकर तय करेंगे, विकास का एक नया इतिहास बनाएंगे। अमरवाड़ा विधानसभा के ब्लॉक छिंदी में लोगों को संबोधित करते हुए कमलनाथ की ओर से यह भावुक अपील की गई है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे